सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं परमिय जिनिंदवरनेमि चंद्रम कलंकम पुनरयन भूषणुदयम जीवसपरुवनम गोच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पंगो श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल हम लोगों ने जो विषय मतलब मेरे ख्याल से इस अवधि ज्ञान का सबसे कठिन विषय रूप जो दो गाथाएं थी उसको पढ़ा। और विषय वो वास्तविकता में कठिन है। और सही बोलूं तो मतलब वो कितना भी अध्ययन करो तो उसमें और भी बहुत सारे प्रश्न मन में बच रहे हैं। इसलिए हम उसको सिर्फ अर्थ रूप अभी स्वीकार करके समझते हुए भाई इतना हमारे बुद्धि का विषय नहीं है ऐसा करके हम आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन फिर भी एक आपको अर्थ रूप से देखो। 418 नंबर की गाथा में हमने देखा था कि जो विवक्षित गच्छ का हमें उसकी जो संकलित गण है जो संख्या निकालनी है संकल्पित धन। तो विवक्षित गच्छ की जो संख्या हो उतने प्रमाण को विवक्षित गच्छ से अव्यवहित पूर्व मतलब जो भी गच्छ है उसके पूर्व वाला गच्छ का जो प्रमाण है तो उसके गच्छ के प्रमाण में मतलब उस गच्छ के भी गच्छ धन में जैसे चौथे हमारा विवक्षित गच्छ है तो उसका पहला जो गच्छ होगा 3 उसका गच्छ धन होगा 6। और 6 को हमें अभी विवक्षित गच्छ 4 में मिला देना है। तो यह जो राशि उत्पन्न होती है 10 यह विवक्षित गच्छ की जो राशि है यह संकल्पित धन है चौथे का। यही इसका गुणकार है। मतलब यह जो है इसका गुणकार है। गुणकार का अर्थ होता है कि इसको कितनी बार गुणित करने से यह हमको प्राप्त हुआ है। तो यह इसका गुणकार तो ये 10 बार मतलब वहां तक का जो गुणकार है वो होता है। अब जो है जैसे चौथा भेद हमको विवक्षित है तो गच्छ के प्रमाण को 4 के पूर्व 3 में मिलाकर 3 का जो गच्छ धन है 6 है तो उसमें 4 को मिला दिया तो यह 10 हुआ। यही इसका गुणकार प्रमाण है तथा यही विवक्षित भेद का संकल्पित धन है। इसी तरह सभी विकल्पों में गुणकार का प्रमाण समझ लेना चाहिए। गुणकार मतलब कितने बार गुणित करने से उसकी वो राशि प्राप्त होगी जो उसका प्रमाण है। तो यहाँ चौथा यदि स्थान है तो उसको 10 बार गुणित करने से वो राशि वहां की प्राप्त होगी। यह राशि असंख्यात रूप में है लेकिन यहाँ पर लौकिक उदाहरण के लौकिक राशि लेकर हमको समझाया है। वैसे अलौकिक गणित है ये सब कुछ लेकिन हमारे समझने हेतु यहाँ लौकिक के माध्यम से उसको बताया है। फिर 419 नंबर की गाथा में बताया अवधि ज्ञान के उत्कृष्ट क्षेत्र में परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र का भाग देने से जो लब्धा है वो सर्वावधि संबंधी क्षेत्र के लिए गुणकार है। तो उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का जितना भी क्षेत्र होगा उसमें परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र का भाग देना है। अब अवधि ज्ञान जो है वह मतलब सर्वोत्कृष्ट अवधि ज्ञान मतलब वो क्या होगा संपूर्ण लोक प्रमाण। उसमें परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र का भाग देना है। तो जो भी इसका प्रमाण आएगा वो सर्वार संबंधी क्षेत्र का गुणकार है तथा सर्वावधि संबंधी काल का प्रमाण लाने के लिए असंख्यात लोक का यह गुणकार है।
अब असंख्यात लोक के प्रमाण को 5 बार लोक के प्रमाण से गुना करने पर जो राशि उत्पन्न हो उतना सर्वावधि ज्ञान के उत्कृष्ट क्षेत्र का प्रमाण है। तो ये अवधिक ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र कितना हुआ? 5 प्रकार, मतलब 5 बार लोक का प्रमाण। एक लोक का प्रमाण नहीं, 5 बार, उसको 5 बार गुणित किया। अब इसमें परमावधि का जो उत्कृष्ट क्षेत्र होगा उसमें परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र का इसमें भाग देना है। तो यह सर्वावधि के क्षेत्र संबंधी गुणकार इतना होता है, मतलब सर्वावधि के इतने गुणकार होते हैं, इतना गुणकार करने से सर्वावधि का प्रमाण हमको प्राप्त होता है। अर्थात इस गुणकार का परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र प्रमाण के साथ गुना करने से सर्वावधि का क्षेत्र प्रमाण निकलता है। तो गुणकार मतलब क्या? गुणकार मतलब वह संख्या जिससे वह प्रमाण प्राप्त होगा। तो सर्वावधि के क्षेत्र संबंधी गुणकार कितना? वह गुणकार इतना कि इतनी बार गुणाकार करने के बाद वह जो राशि है वो प्राप्त होगी, उसको बोलते हैं गुणकार। जैसे 15 संख्या तक हमको पहुंचना है और हमारे पास 3 की संख्या है, तो 15 की संख्या को 3 से पहुंचना है तो कितना गुणकार होगा? तो 3×5=15, तो इसका गुणकार होगा 5, संख्या होगी 15 और पहुंच रहे हैं 3 से। तो 3 जो है ये परमावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र है और सर्वावधि का क्षेत्र हमने 15 पकड़ा है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर उसको जो है वह 5 बार गुणकार उसका निकलेगा। अर्थात असंख्यात लोक का परमावधि के उत्कृष्ट काल प्रमाण के साथ गुना करने से सर्वावधि के काल का प्रमाण निकलता है। इसके बाद 420 और 421 नंबर की गाथा हमने पढ़ी, जो वास्तविकता में कठिन गाथा है। ठीक है ना? कठिन इसलिए क्योंकि इस प्रकार का गणित जो है हमने कभी पढ़ा नहीं। और वास्तविक कहूं तो मेरा और गणित का नाता 10वीं कक्षा में टूट गया था। जब मैं सांगानेर पढ़ने गया तो वहां संस्कृत थी, गणित कोई विषय था ही नहीं। इसलिए ये विषय हमको थोड़ा कड़ा लगता है और बहुत कट समझने में मुश्किल लगता है। तो भाई इतना मेरा यहाँ का क्षेत्रफल सही में कम है। अब उसमें मतलब अब वो हो सकता है कि जो ज्ञानावरण कर्म इसका इतना मेरा बंधा हुआ है जिस कारण से यह विषय मुझे नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, जितना हमें समझ में आ रहा है उतना ही हम भी समझा रहे हैं। और नहीं भी समझ में आए तो देखो इतना हार्ड विषय परीक्षा में नहीं पूछेंगे संख्या का। तो 420 और 421 नंबर की गाथा का विषय सामान्य रूप से आप याद रखना बस। अब देखो यहां पर क्या बता रहे हैं, जो 420 नंबर की गाथा है यहां पर बता रहे हैं इच्छित राशि। इच्छित राशि मतलब जो भी हमारी इच्छा राशि है, मतलब जहां पर हमको पहुंचना है। जैसे हमने अभी क्या पढ़ा कि सर्वावधि के इतने गुणकार है, परमावधि के इतने गुणकार है, परमावधि के इतने विकल्प है, देशावधि के इतने विकल्प है। अब हमें जिस विकल्प पे पहुंचना है उस विकल्प का प्रमाण कितना है ये जानना है। तो उसको निकालने का करण सूत्र यहां पर बताया। तो परमावधि का जो उत्कृष्ट क्षेत्र है और जो उत्कृष्ट काल है उस काल का प्रमाण हमें निकालना है या उस क्षेत्र का प्रमाण हमें निकालना है। तो कैसे निकाले? तो उसका एक सूत्र बताया। क्या सूत्र बताया? जिसकी भी राशि हमें निकालनी है, परमावधि की मान लो निकालनी है, तो उसके उत्कृष्ट क्षेत्र की राशि उसके अर्धछेद करना है। अर्धछेद मतलब देखो ये पिछले साल भी विषय आया था, थोड़ा मैं भूल गया, मुझे ऐसा लगा था कि ये वर्गमूल है, लेकिन निधि दीदी ने याद दिलाया नहीं। अर्धछेद मतलब क्या होता है? आधा 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 उसको छेद करते हुए चलना है। अर्धछेद शब्द का अर्थ ही ये होता है। अर्धछेद मतलब आधा आधा उसको छेद कीजिए। कब तक करना है? जब तक कि अब वो मूल स्वरूप में उसके बाद जो है उसका आधा छेद उतना बराबर नहीं होगा, मतलब लास्ट तक उसको अर्ध अर्ध छेद करना है। तो जैसे जो 256 की राशि हमने ली थी उसके अर्ध छेद निकालने हैं, तो उसको आधा किया, एक बार फिर आधा किया, 2 बार फिर आधा किया, 3 बार फिर आधा किया, 4 बार, ऐसे आधा 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 करने तक, हाँ, जब तक एक उत्तर आया तो उसको 8 बार जो है अर्धछेद करना पड़ा।
तो 256 की विवक्षित राशि कितनी आई, अर्धच्छेद कितना आया, 8। फिर जो देय राशि है, उस देय राशि का, जो देय राशि की संख्या है वह थी 64। अब 64 का अर्धच्छेद जो था वो आया था हमारा 4। ठीक है ना। तो 8/4, इसका भाग देने से हमको उत्तर प्राप्त हुआ था 2। अब दो जगह पर उतनी जगह देय राशि को रखकर परस्पर गुना करने से जो विवक्षित राशि हमको प्राप्त होती है उसको जो विवक्षित राशि का जो है तो प्रमाण कहते हैं। अब देखो, यह विषय कड़ा है। अब यहां पर इन्होंने क्या उदाहरण दिया था, लौकिक गणित के माध्यम से। मान लो इच्छित राशि 256 है, 256 के अर्धछेद 8 है, देय राशि 64, तो उसका चौथा भाग 16 होता है। देय राशि का चौथा भाग 16 और इसके अर्धछेद 4, भाज्य राशि 64, उसके अर्धछेद 6, उसमें से भागहार 4 के अर्धछेद 2 घटाने पर 4 अर्धछेद रहे। तो यह जो है, यह सूत्र यहां पर बनता है, भाज्य का भाग भागहार में दे तो लब्ध प्राप्त होगा, भाज्य के अर्धछेद का भागहार के अर्धछेद उसमें से माइनस करेंगे तो लब्ध राशि का अर्धछेद प्राप्त होगा। अब इन 4 अर्धछेदों का भाग उन 8 अर्धछेदों को देना है, तब 2 हमको प्राप्त हो गए। तो 2 का विरलन करके, अब 2 का भी विरलन करना अलग अलग, मतलब एक एक स्थान इनका प्राप्त होगा। तो 64 का चौथा भाग 16, इसलिए इसको देय राशि कहते हैं। और इनका परस्पर गुणन किया तब विवक्षित राशि का प्रमाण 256 हो गया। तो 16 को जब हमने गुणित करते गए तो वह 64 का चौथा भाग 16 है। तो देय राशि को 16 को जब गुणित करते गए तो वह जो है उतनी बार गुणित होने के बाद वो 256 कब हुई, उसको बोलते हैं उसकी विरलन राशि। तो देखो, सबसे पहले मूल राशि हमारी थी 256, तो इसको हम बोलते हैं इच्छित राशि। और जो दूसरी राशि थी वह 16, ठीक है ना। देय राशि हमारी, देय राशि 16, तो 256 जो है वो 256 के अर्धछेद 8 और देय राशि 16। अब भैया ने पूछा था देय राशि मतलब क्या, देय राशि मतलब जिसके माध्यम से भाग देकर हमको वह प्रमाण में निकलेगा। तो जो बोला था ना, अवली के असंख्यात भाग को 8 बार गुणित कीजिए, तो अवली के असंख्यात भाग को राशि आई उतनी बार गुणित की। तो अवली का असंख्यातवा भाग हमें देना है, तो उसको बोलते हैं देय राशि, जिसका भाग हमें देना है। तो 256 का अर्धछेद 8 आया और देय राशि यहां पर 16 मानी, तो उसका अर्धछेद 4 आया। तो 8 को 4 का भाग दिया 2, तो 16। तो 2 जो उत्तर आया ना, तो ये स्क्वेयर हुआ। तो 16 को 16 से गुणित कर दिया तो 256 हमको उत्तर प्राप्त हुआ। तो हमारा यहाँ पे सूत्र क्या बना, जो अर्धछेद है मूल राशि के, इच्छित राशि के, उसको देय राशि के अर्धछेद से जब भाग दिया जाता है तो जो उत्तर प्राप्त होता है उतनी बार देय राशि को रखकर गुणित कीजिए तो मूल राशि हमको वहां पर प्राप्त होगी। तो हमारे पास मूल राशि तो रहती नहीं है, लेकिन देय राशि तो रहती है ना। तो देय राशि जो है वह देय राशि को उतनी बार हमको गुणित करना पड़ेगा। कितनी बार, जितना भी मूल हमारे पास विवक्षित राशि है उसका अर्धछेद। तो इस प्रकार अवली के असंख्यात भाग को, अर्थात अवली के असंख्यात भाग को अवली के असंख्यात भाग से कितनी बार गुना करेंगे तो हमें लोक शब्द प्राप्त होगा, मतलब लोक की राशि प्राप्त होगी। तो उसके लिए उन्होंने सूत्र दिया, लोक के जितने अर्धछेद है उसको आवली के असंख्यात भाग के अर्धछेद से भाग देना है। मतलब ऊपर हम लिखेंगे लोक के अर्धछेद भाग डिवाइड
आवली के असंख्यात भाग के अर्धछेद। तो आवली के असंख्यात भाग के अर्धछेद हमने कितने माने? असंख्यात माने। और ऊपर जो है हमारा लोक का अर्धछेद, तो जितना भी लोक का अर्धछेद होगा वो जो है वहां पर लेना है और नीचे उसको डिवाइड करना है। जो भी उत्तर आएगा उतनी बार आवली के असंख्यात भाग को गुना करना है, जिससे जो भी हमारी विवक्षित राशि है उसका प्रमाण प्राप्त होगा। इस तरह से बस इसको अभी समझिए। इतना ही हम इसको समझ पाए, इतना ही हमारा क्षमा क्षमा कीजिएगा, लेकिन इतना ही आता है। ठीक है, इस विषय में हम ज्यादा नहीं बोल पा रहे क्योंकि ये विषय थोड़ा सा कड़ा हमारे लिए भी है, तो इसमें ज्यादा आप भी टेंशन मत लेना। ठीक है, अगला जो था 421 नंबर का, दिन छेदे न, मतलब देय राशि के छेदों से। अगला देखो आपके सामने, हाँ 421 नंबर। हाँ, दिन छेदेन, दिन छेदेन मतलब देय राशि की जो अर्धछेद है उसका लोक अर्धछेदेन, लोक के अर्धछेद में भाग दीजिए। ठीक है, जो लब्ध प्राप्त होगा, लब्ध उतना जो विवक्षित संकल्पित धन होगा उसको जो हमें लब्ध आए उतनी जगह लोक के प्रमाण को रखना है। मतलब देय राशि के अर्धछेद का लोक के अर्धछेद से भाग देना है। जो भी प्रमाण प्राप्त होगा उसमें असंख्यात लोक का प्रमाण, मतलब आवली के असंख्यात भाग को रखकर परस्पर जो गुना करेंगे तो विवक्षित क्षेत्र या काल का गुणाकार होगा। ऐसे ही परमावधि के अंतिम भेद में भी गुणाकार जानना है। तो यहां पर ये बता रहे हैं जो देय राशि के अर्धछेद है उसका भाग देना है किसमें? लोक के राशि के अर्धछेद में। जो भी उत्तर प्राप्त होगा उतनी बार अवली के असंख्यात भाग को परस्पर रखना है। तो परमावधि ज्ञान के किसी भी विवक्षित भेद पर लोक का कितनी बार गुणाकार होगा यह निकालने हेतु यह सूत्र हमको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसको इसी सूत्र को ऐसे के ऐसे गाथा के माध्यम से देकर आपको इस रविवार को जो है प्रत्येक गाथा का अर्थ, उसके चार्ट, उसके जो आवश्यक नोट्स है वो देंगे। और इसको जितना यहाँ पर ऐसे समझाया है इसको इसी तरह से लेकर जो है तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब 422 नंबर की गाथा में हमने पढ़ा था जघन्य देशावधि के विषयभूत द्रव्य की पर्याय आवली के असंख्यात्व भाग प्रमाण है। तथापि जघन्य देशावधि का जितना काल है, जघन्य देशावधि का जितना काल है उसका जितना प्रमाण है उससे वो असंख्यात गुनाहीन है जघन्य देशावधि के विषयभूत भाव का प्रमाण। मतलब जो जघन्य देशावधि है उसका विषयभूत द्रव्य की जो पर्याय है वह पर्याय आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, मतलब उसका भाव। और उस देशावधि का विषयभूत जो काल है उस काल से वो असंख्यात गुनाहीन है। जघन्य देशावधि के विषयभूत जो है भाव का जो प्रमाण है वो उतना उससे असंख्यात गुनाहीन यहां पर माना गया है। तो ये बता रहे हैं जघन्य देशावधि के विषयभूत द्रव्य की पर्याय अवली के असंख्यात भाग प्रमाण है, और जघन्य देशावधि के विषयभूत काल का जितना प्रमाण है उससे असंख्यात गुनाहीन है। तो जघन्य देशावधि से सर्वावधि पर्यंत द्रव्य की पर्याय जो है वो पूर्व पूर्व की भेद की अपेक्षा आवली के असंख्यातवे भाग से गुणित क्रम है। ठीक है ना, किसकी? द्रव्य की पर्याय, द्रव्य की बात नहीं कर रहे, द्रव्य की पर्याय। और द्रव्य तथा भाव जो है इनके पदों की संख्या सदृश होने का कारण कि द्रव्य इधर से अवली के असंख्यात भाग, अवली के असंख्यात भाग, अवली के असंख्यात भाग, अवली के असंख्यात भाग जो है इससे वह हीन हीन होते हुए आ रहा है। तो इनका गुणकार क्या होगा? अवली के असंख्यात भाग। ठीक है ना, इस प्रकार से वो हीन हीन होते हुए आ रहा है। तो जो जघन्य अवधि ज्ञान है तो उसका जघन्य द्रव्य अवली के असंख्यात भाग प्रमाण अतीत और अनागत काल है, उसका काल।
और अवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण जघन्य भावों को वह प्रत्यक्ष जानता है। तो जो अवधि ज्ञान है, उस अवधि ज्ञान का जो भाव है वह सर्वप्रथम जघन्य देशावधि। अब जघन्य देशावधि के बाद दूसरा जो भाव होगा वो जघन्य देशावधि को गुणित आवली का असंख्यातवा भाग। फिर तृतीय जो भाव होगा वह ये दूसरे स्थान पर जितना उत्तर प्राप्त होगा उससे गुणित आवली का असंख्यातवा भाग। जो तीसरा होगा वह इस द्वितीय से जो हमको उत्तर प्राप्त हुआ उससे गुणित आवली का असंख्यातवा भाग। ऐसे करते करते सर्वावधि ज्ञान के भाव का प्रमाण कितना आएगा, वह उत्कृष्ट परमावधि जो होगा उससे गुणित आवली का असंख्यातवा भाग। मतलब भाव जो है वो बढ़ रहा है लेकिन आवली के असंख्यातवे भाग से गुणित गुणित हो रहा है। और इधर द्रव्य का विषय जो है वो घट रहा है, उसका एक ध्रुवहार हमने लिया हुआ है, उस ध्रुवहार की जो भी संख्या की होगी हम उसको असंख्यात मानते हैं, उसके अनुसार वो घट रहा है। तो इधर घट रहा है इधर बढ़ रहा है लेकिन दोनों की पर्याय जो है वो एक समान है। ठीक है। जैसे एक घर में एक बेटे ने जन्म लिया, वह बेटा जो है जन्म लेने के बाद बढ़ रहा है। ठीक है। मान लो उसकी उम्र जो है 50 साल तक वो बढ़ रहा है, और उसी घर में दादाजी है जिनकी उम्र 50 साल है, तो अब वो उधर से घट रहे हैं। तो ये बढ़ते 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 ये बेटा 50 साल का हुआ, और 50 साल के वो दादाजी थे, वो घटते 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 मतलब उनकी आयु घटते घटते कितनी हो गई, 100 साल की हुई। तो अब उन दोनों में मतलब इसके जन्म के बाद वो दादाजी बने थे, पहले दादाजी नहीं थे वो। तो वो दादाजी जो बने, वो दादाजी बनने के साल कितने हो गए, 50 साल। अरे ये तो कम हो गए ना। हाँ ये बेटा बढ़ा लेकिन इनकी आयु कम हो गई, लेकिन दोनों की बराबरी 50 साल। इस प्रकार से इधर से द्रव्य घट रहा है, इधर से क्षेत्र बढ़ रहा है, सॉरी भाव बढ़ रहा है। तो वो जो है दोनों बराबर ही होते हैं। चूंकि जघन्य अवधि ज्ञान से उत्कृष्ट अवधि ज्ञान तक प्रत्येक भेद में द्रव्य और भाव की वृद्धि होती है, अतः जितने द्रव्य की अपेक्षा से अवधि ज्ञान के भेद है उतनी ही भाव की अपेक्षा से अवधि ज्ञान के भेद है। ये भेद ज्ञान के पर्यायों में से ही एक होता है। इस तरह से जो विषय है इस विषय को हमें समझना है। चलिए अब जो है थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो दो तीन गाथाएं है इसका विषय टेंशन लेना मत, जहां पे जितना हमें समझ में आ गया उतना ठीक है, नहीं भी आया तो एक सामान्य रूप से याद रखना। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई इसको समझने का प्रयास मत करना, ऐसा नहीं। आप समझ सकते, आप समझिए। जैसे मैंने कल कक्षा में नाम लिए थे, पूर्णिमा दीदी है, निधि दीदी है, इनका स्वाध्याय बहुत अच्छे से है। एक डीसी जैन जी भाई साहब है, वो भी पिछले साल से अच्छे से तैयारी करते हैं। तो आप जो है अध्ययन करते उसको ढूंढिए, कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप बाकी भी सब है, मैं सबको तो नहीं जानता हूँ, बहुत सारे को जानता भी हूँ। जैसे चेहरा पहचान लिया प्रश्न पूछते समय तो याद भी आता है। तो ऐसा आप सभी भी इसमें तैयारी कर सकते हैं जितना समझ में आया। बाकी तो इतना आवश्यक विषय था उतना हमने लिया, और बाकी जो है और आप समझेंगे तो और आप भी उसको कक्षा में शेयर कीजिए, आपके माध्यम से और सबका वो ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। बाकी टेंशन किसी ने लेना नहीं है, जिनको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 424 नंबर की गाथा। सत्तम खिदम्मिको सम, सत्तम खिदम्मिको सम, कोससद्धं पवड्ढदे ताव, कोससद्धं पवड्ढदे ताव, झावय पढ़ में निरये, जावय पढ़ में निरये, जो यन में कम हवे पुन्नम, जो यन में कम हवे पुन्नम। एक साथ बोलेंगे।
सत्तमखिदम्मि कोशम कोशसधम पवड्ढदे ताव जावय पढ़ में निरये जोयनमेकम हवे पुन्नम। सत्तम खिदम्मी कोसम। सत्तम मतलब सातवें, खिदम्मी मतलब क्षेत्र में, कोसम मतलब एक कोस का उस अवधि ज्ञान का विषय है। खिदम्मी क्षेत्र। अब यहाँ पर नरक गति के माध्यम से जो नरक गति के जीव है उनके अवधि ज्ञान का जो क्षेत्र है उसका प्रमाण बता रहे हैं। क्षेत्र जो है वह क्षेत्र बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन देव और नारकियों का जो क्षेत्र है वह किस तरह से होता है उसका विषय यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। तो सप्तम खिदम्य कोसम, जो सातवां नरक है, उस सातवें भूमि में जो क्षेत्र का प्रमाण है वह कितना है। सप्तम मतलब सातवें नरक में, खिदम्मी मतलब जो क्षेत्र है उसका, कोसम एक कोस का विस्तार है। कोशस्य अधम, इस कोश का अधम आधा आधा, पवड्ढदे, पवड्ढदे मतलब वृद्धि, ये शब्द याद करना आप। अर्धछेद मतलब आधा होना, अधम मतलब आधा होना, वड्ढदि मतलब वृद्धि होना, पवड्ढदि मतलब भी वृद्धि होना। तो सातवें पृथ्वी का जो क्षेत्र है वह एक कोश है। कोशस्य, अब इस कोश के, पवड्ढते अधम, इस कोश का अर्ध अर्ध भाग, पवड्ढते मतलब वृद्धि को प्राप्त होता है। कब तक, ताव तब तक, कब तक, जावय जब तक, पढ़ में निरये जब तक, प्रथम नरक में जो अवधि ज्ञान का क्षेत्र है, जोयन में कम, एक योजन हवे पुन्नम, एक योजन पूर्ण को प्राप्त ना हो। अर्थात सातवें नरक में अवधि ज्ञान का विषय क्षेत्र एक कोस है। अब इसके आगे आधा आधा कोस बढ़ाते जाइए। कब तक बढ़ाना है, ताव मतलब तब तक, जाव मतलब जब तक कि पहले नरक का एक योजन क्षेत्र पूर्णता को प्राप्त ना हो। देखो मतलब कितने सुंदर तरीके से सात नरकों के क्षेत्र की मर्यादा को एक ही गाथा के माध्यम से बताया। और ये सूत्र हमने तत्वार सूत्र में भी पढ़ा है। ऐसे आधा आधा बढ़ाते जाओ, ऐसा मतलब वहां पर भी बताया है। तो ये क्षेत्र जो है अब कैसे लेना है, देखो सातवां नरक जो है, तो सातवां सप्तम शब्द दिया है, तो सातवें नरक का जो क्षेत्र की मर्यादा है अवधि ज्ञान की, ये सब उत्कृष्ट की बात कर रहे हैं, वह एक कोस। फिर अर्ध उसमें प्लस करना है, तो छठवें नरक का इस एक कोस में आधा कोस बढ़ा दिया तो 1.5 कोस। ठीक है। फिर छठे नरक की बात हुई, छठे के ऊपर पांचवा नरक, 1.5 में फिर आधा मिला दीजिए 2 कोस। फिर चतुर्थ नरक में इसमें और आधा मिला दीजिए 2.5 कोस। तीसरे नरक में इसमें और आधा मिला दीजिए 3 कोस। फिर दूसरे नरक में इसमें और आधा मिला दीजिए 3.5 कोस। फिर पहले नरक में इसमें और आधा कोस मिला दीजिए 4 कोस। तो जब हमने ये प्रमाण पढ़ा था तो आपको याद हो तब बताया गया था 4 कोस का एक योजन होता है। ठीक है। तो इस तरह से इसका जो ये एक अवधि ज्ञान का क्षेत्र है ऊपर ऊपर बढ़ते जा रहा है। 1 कोस, 1.5 कोस, 2 कोस, 2.5 कोस, 3 कोस, 3.5 कोस और 4 कोस, ऐसा क्रम लगा दीजिए। सातवां नरक, छठवां नरक, पांचवा नरक, चौथा नरक, तीसरा नरक, दूसरा नरक और पहला नरक। ठीक है। अब इस तरह से ये बढ़ता हुआ चल रहा है। ये यहाँ पर इसके उत्कृष्ट की मर्यादा जो है अवधि ज्ञान की दी हुई है। अब देखो यहां पर जो है ये जो क्षेत्र का प्रमाण है, यह क्षेत्र का प्रमाण जो है वह दिया है जो 1 कोस, मतलब ये जो है नीचे की दिशा में है। ठीक है। ऊपर अपने बिल के शिखर तक
और तिरछा जो आजू बाजू में है, असंख्यात कोड़ा कोड़ी प्रमाण ही इसका प्रमाण माना जाता है। ठीक है। तो सातवीं पृथ्वी में अवधि का क्षेत्र 1 कोस है। इसके ऊपर प्रथम भूमि के अवधि पर्यंत क्रम से आधे आधे कोस की वृद्धि करनी है। छठवें पृथ्वी में 1.5 कोस, पांचवी पृथ्वी में 2, चौथे में 2.5, तीसरे में 3, दूसरे में 3.5, पहले में अवधि क्षेत्र का प्रमाण 4 कोश अर्थात 1 योजन होता है। इस तरह से। ठीक है। मतलब इसमें ऐसा समझने जैसा विषय कुछ नहीं है, तो ये प्रत्येक का प्रमाण यहाँ पर बता रहे हैं। 425 नंबर की गाथा देखिए। तीरिये अवरम ओघो, तीरिये अवरम ओघो, तेजो यन्ते यहूदियो कसम, तेजो यन्ते यहूदियो कसम, मनुये योगम देवे, मनुये योगम देवे, जहा कमम सुनह वो छामी, जहा कमम सुनह वो छामी। तिरिये मतलब तिर्यंचो में, अवरम मतलब जघन्य, ओगह जो अवधि ज्ञान है, वह तेजोयंतेय होदि उक्कसम। तो तिर्यंचो के अवधि ज्ञान का विषय जो अवरम मतलब जघन्य देशावधि से लेकर उक्कसम उत्कृष्टता की अपेक्षा से कहां तक होता है, तेजोयंते जो देशावधि का भेद तेजस शरीर को विषय करता है। हमने पढ़ा था ना, औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस। तो आहारक वैक्रियक का तो नहीं बताया था, लेकिन जो भेद बताया था 19 कांड जहां हमने पढ़े थे उसमें भी पढ़ा था, और उसके पूर्व भी बताया था कि तेजस शरीर विश्वसोपचय सहित, फिर तेजस वर्गना विश्वसोपचय रहित। तो जो देशावधि का भेद तेजस शरीर को विषय करता है, वहां तक अनुये ओघम देवे जो मनुष्य गति का अवधि ज्ञान है, और वह जहा कमम जो मनुष्य गति का अवधि ज्ञान है, वह मनुष्य गति का अवधि ज्ञान जघन्य से उत्कृष्ट तक सर्वावधि पर्यंत। अब यहां पर जो ओघ शब्द है ना, तो ओघ शब्द का अर्थ होता है ओघ के अनुसार, मतलब वर्णन के अनुसार जो वहां पर बताया गया है। तो ये बताया हुआ विषय है। तो ओघ के अनुसार मतलब आपको याद हो तो पिछले वर्ष हमने शब्द पढ़े थे, ओघ। ठीक है ना। और संक्षेप, तो आदेश वहां पर हुआ था है, तो आदेश मतलब होता है विस्तार, ओघ मतलब संक्षेप। तो जो तिर्यंचों का अवधि ज्ञान है वह जघन्य देशावधि से उत्कृष्टता की अपेक्षा देशावधि के तेजस शरीर को विषय करता है। मनुष्य गति का अवधि ज्ञान ओक के अनुसार मतलब वह जघन्य देशावधि से उत्कृष्टतया सर्वाधि पर्यंत विषय होता है। देवे और देवों का जहा कमम मतलब यथा क्रमम, सुनह सुन लीजिए, उच्छामी मैं कह रहा हूं, ऐसा आचार्य महाराज जी हमको यहाँ पर बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि देवगति का वर्णन मैं कर रहा हूं। तो तिरिये जो तिर्यंचों का अवधि ज्ञान है वह जघन्य देशावधि से लेकर तेजस शरीर को विषय करने वाले भेद तक होता है। बस उससे आगे वो नहीं जानेगा तिर्यंचों का अवधि ज्ञान, उससे आगे मनुष्यों का जानेगा। अब तिरिय अर्थात यहाँ पर पंचेंद्रिय तिर्यंच, और पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी जीवों को ग्रहण यहाँ पर होता है। तो सबसे कम अवधि ज्ञान जघन्य देशावधि का विषय तिर्यंच एवं मनुष्यों में होता है, वह देव नारकियों में नहीं होता है। तो तिर्यंच के अवधि ज्ञान की मर्यादा बताई, जो तेजस शरीर का प्रदेश का प्रमाण जहां पर बताया है वहां तक। ठीक है ना। और जो क्षेत्र है
उस क्षेत्र का प्रमाण असंख्यात द्वीप समुद्र वहां तक होता है, मतलब तेजस शरीर ये द्रव्य का हुआ, क्षेत्र का वहां तक असंख्यात द्वीप समुद्र है, और काल वहां तक असंख्यात वर्ष है। ठीक है ना। इस तरह से तिर्यंच के बौद्धिक ज्ञान की मर्यादा यहाँ पर बताई। फिर बताया तिरिये अवरम ओघो तेजयंते होदि उक्कसम। तो जो तिर्यंच का अवधिक ज्ञान है वह ओघ के समान, मतलब तेजस शरीर का वर्णन जहां पर प्रारंभ होता है वहां तक होता है उत्कृष्ट, और उसके नीचे तो फिर जघन्य हो गया सब। वो जघन्य कहाँ से प्रारंभ होगा? जघन्य प्रारंभ होगा उसका पहला भेद जघन्य देशावधि का क्या था? औदारिक शरीर की वर्गनाओं को विसृसोपचय सहित वह जानता है। ठीक है ना। वह उसका जघन्य प्रमाण, और उसका उत्कृष्ट कहां तक जाएगा? तेजस शरीर के प्रमाण तक। और मनुष्य का जो है वो भी ओक के समान दिया। तो मनुष्य का अवधिक ज्ञान जो है वो जघन्य से लेकर उत्कृष्ट मतलब सर्वावधि पर्यंत होता है। लेकिन देव और नारकियों में इससे विषय अलग होता है। वह क्रम से कहता हूं ऐसा मतलब वो बता रहे कि कहिए। तो सबसे कम अवधि ज्ञान अर्थात जघन्य देशावधि पंच और मनुष्यों में ही होता है, देव और नारकियों में वो कम वाला नहीं होता है। अब मनुष्यों के जो अवधि ज्ञान की मर्यादा बताई है वह द्रव्य क्षेत्र काल के भाव के अनुसार सर्वावधि दिया। तो उत्कृष्ट एक परमाणु को जहां द्रव्य, क्षेत्र जो है उत्कृष्ट असंख्यात लोक प्रमाण कहा है, और काल भी उत्कृष्ट असंख्यात लोक प्रमाण ही यहाँ पर बताया है। फिर वो कह रहे हैं कि देवों का वर्णन जो है अब मैं यथाक्रमम क्रम से कर रहा हूं, आप सभी सुन लीजिए। ठीक है। ऐसी यहाँ पर उन्होंने एक प्रतिज्ञा की। अब उस प्रतिज्ञा के अनुसार आगे आगे उसका वर्णन कर रहे हैं। कैसे करते देखिए, 426 नंबर की गाथा। पनुविस जोयनाइम, पनुविस जोयनाइम दिवसंतं च यकुबार भो मानम, दिवसंतं च यकुमार भो मानम संखेज्य गुणम खेत्तम, संखेज्य गुणम खेत्तम बहुगम कालम तुजो इसिगे, बहुगम कालम तुजो इसिगे। एक साथ बोलेंगे। पनुविस जो ये नाइम दिवसम तम चय कुमार भो मानम संखेज्य गुणम खेत्तम बहुगम कालम तुजो इसिगे। पनुविस मतलब 25, पनु पंच, विस मतलब 20, 25। जोयनाइम मतलब योजन, दिवसंतम मतलब दिवस। ठीक है ना। दिवसंतम च य कुमार भौमयो भौमानम, कुमार भौम, कुमार और भौम। ठीक। उसके बाद संखेज्य गुणम खेतम, संख्यात गुण, खेतम मतलब क्षेत्र, बहुगम बहुक, कालम तू जोई सगे, काल होता है किसमें? जोई सगे मतलब ज्योतिषों में। देखो अब इस गाथा को हमें समझना है। पनुवीस, पनुवीस मतलब 25 योजन, किसका हो गया? कुमार भौमानम, कुमार भौमानम मतलब जो भवनवासी कुमार होते हैं। तो कुमार वो भवनवासी, और भौम, भौम मतलब होता है व्यंतर देव। तो जो भवनवासी से लेकर व्यंतरों का, तो भवनवासी और व्यंतरों का जघन्य क्षेत्र पनविस जोयनाइम 25 योजन, और दिवस संतम च मतलब काल अंतः दिवस मतलब कुछ कम एक दिन, अंतः दिवस
दिवस से अंत मतलब कुछ कम एक दिन। तो जो कुमार मतलब भवनवासी और भौम मतलब व्यंतरवासी का जो क्षेत्र है वह 25 योजन और कुछ कम एक दिन जो है उनका काल है। तो क्षेत्र कितना होगा 25 योजन, काल कितना होगा एक दिन से कुछ कम, उनके अवधि ज्ञान का काल। यह कैसा हुआ, यह काल हो गया अंतर मुहूर्त का, सॉरी अंतर मुहूर्त नहीं, मतलब किसका, जघन्य का, जघन्य का काल। फिर है संखेज गुणम खेतम, जो क्षेत्र है वह संख्यात गुना, अवधि का क्षेत्र संख्यात गुना, किसका, जोईसिगे ज्योतिष्य देव, अवधि का क्षेत्र संख्यात गुना, और कालम बहुम, काल जो है वह बहुत अधिक है। काल जो है वो क्या है, बहुत अधिक है, ऐसा यहां पर बता रहे हैं। देखो विषय क्या क्या हुआ, विषय यहां पर यह बताया कि जो क्षेत्र है देवों का, वह देवों का क्षेत्र यहां पर हमारे लिए बताया जा रहा है। उन्होंने प्रतिज्ञा की, अब उसमें बताया देवगति का, यहां पर मैं प्रतिज्ञा के अनुसार विषय वर्णन कर रहा हूं। तो पनुविस जो ये नाइम भवनवासियों और व्यंतरवासियों के जो अवधि ज्ञान का विषयभूत क्षेत्र है वह जघन्यता से 25 योजन है। और काल दिवसंतम मतलब दिवस मतलब एक, जो कुछ कम जो एक दिन। फिर जो इसी के मतलब ज्योतिष्य देव का क्षेत्र जो है असंख्य गुना, असंख्यात गुना है। किससे असंख्यात गुना, तो बताया जो अभी क्षेत्र बताया भुवनवासी और व्यंतरवासी का, उस क्षेत्र से वहां जो 25 योजन दिया ना, इससे असंख्यात गुना। और जो काल बताया वहां कुछ कम एक दिन जघन्य से, तो काल जो है इस काल से बहुत अधिक, बहुगम मतलब इस काल से जो है तो बहुत अधिक, इस तरह से बता रहे हैं। ठीक है, ऐसा यहां पर हमको समझना है। भवनवासी व्यंतरों का जो है जघन्य प्रमाण 25 योजन, जघन्य काल कुछ कम एक दिन, ज्योतिष देव का अवधि का क्षेत्र इससे संख्यात गुना, और काल जो से बहुत अधिक जो है तो समझना चाहिए। एक गाथा और देखिए, असुरा नम संख्य जा, असुरा नम संख्य जा, कोडि उसे सजोई संतानम, कोडि वो से सजोई संतानम, संखातीद सहसा, संखातीद सहसा, उक्कसो ही नविसवोदु, उक्कसो ही नविसवोदु, असुरान असुरानम असंख्येया, कोडियो शेष जोई संतानम, असुरानम मतलब असुर, जो असुर कुमार है, इन असुर कुमार के देवों के अवधि ज्ञान का जो क्षेत्र है वह उत्कृष्ट क्षेत्र जो है। अब देखो यहां पर जघन्य और उत्कृष्ट ऐसा कोई क्रम नहीं दिया है, ये बोल रहे हैं उत्कृष्ट और जघन्य। ये क्यों, क्योंकि जब हम इसको लास्ट में लगाएंगे ना, पूरी गाथाएं होंगे तो दोनों का भी प्रमाण आएगा। तो जो कम होगा वो जघन्य का, जो अधिक होगा उत्कृष्ट का। तो ये पूरी गाथा होने के बाद वो वर्णन आएगा। तो असुरानम असुरों के अवधि का उत्कृष्ट क्षेत्र, असंख्य जा असंख्यात, कोडियो कोटि, जोयानम मतलब कोटि योजन होता है। तो असुर कुमारों के अवधि का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र असंख्यात कोटि योजन है। शेष तो असुरों को छोड़कर बाकी जो ज्योतिष देव है उनका संखातीद सहसा, असुरों को छोड़कर बाकी के ज्योतिष तक के जो देव है सभी भवनत्रिक अर्थात 9 प्रकार के भवनवासी तथा संपूर्ण अंतर और ज्योतिष
इनके अवधि का जो उत्कृष्ट क्षेत्र है वह संख्यातीत, संख्यातीत मतलब असंख्यात, सहसा मतलब हजार, तो असंख्यात हजार होता है। अब यहां पर शब्द आया है उक्कस ओहीन विषय, मतलब उत्कृष्ट अवधि का विषय। तो ये जब उत्कृष्ट अवधि का विषय दिया है तो इसके पहले वाला कौन सा होगा, जघन्य अवधि का होगा। इस तरह से समझना है, ठीक है। ये उत्कृष्ट अवधि का विषय यहां पर बता दिया है। अब जो है यहां पर बता रहे हैं असुर कुमार जाति के भवनवासी देवों के उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का विषय जो क्षेत्र है वो असंख्यात कोटि योजन प्रमाण। अब जो शेष रहे 9 प्रकार के भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष्क देव, उनका उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का विषयभूत क्षेत्र असंख्यात हजार योजन प्रमाण होता है, ठीक है। अब जो है इसके आगे का विषय कल की कक्षा में ले लेंगे, ठीक है। हाँ सुनीता दीदी जी बोलिए आप। सुनीता दीदी जी अनम्यूट कीजिए, उसके बाद आप बोलिए। वहां पर देखो रेज हैंड हो गया। हाँ बोलो आप। हाँ, कल रेंज नहीं था भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र भैया। जय भैया जी, जिनेन्द्र, ये जय जिनेन्द्र बोलो। भाव और विषयभूत काल, ये कैसा कहिए, समझा नहीं हमें, समझा देना। देखो एक एक होता है द्रव्य, एक होता है क्षेत्र, एक होता है काल, एक होता है भाव। तो हम्म। द्रव्य मतलब जो कारमान वर्गनाए है, उन कारमान वर्गनाओं को यह जीव जान रहा है। यू समझना एक कर्म है, वह जो कर्म है वह कर्म 960 परमाणुओं से बना है। उस कर्म को जो जान रहा है वह हो गया जघन्य देशावधिज्ञान। उदाहरण के लिए अब 960 में, अब ये जो 960 को जान रहा था मतलब ये बहुत बड़े को जान रहा है, क्या छोटे को नहीं जानेगा। तो हाँ, फिर नीचे वाला 600 परमाणुओं को जानेगा। तो वह द्रव्य जो है वो कम कम हो रहा है, क्षेत्र जो है बढ़ रहा है। अब वो पहले इतना जो इस कमरे में था उसी को जानता था, फिर इस कमरे के बाहर जो इतना हमारा प्लॉट है उसको जानता है, फिर उसके भी बाहर जितनी हमारी कॉलोनी उसको जानता है, फिर उसके भी बाहर जितना नगर है उसको जानता है। तो क्षेत्र बढ़ रहा है। ऐसे ही काल, पहला काल दिया अवली का असंख्यात्वा भाग, मतलब बहुत कम काल था, फिर थोड़ा 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 काल जो है उसका बढ़ रहा है। और भाव मतलब होता है उस कर्म के अविभागी प्रतिच्छेद, उसकी पर्याय, उसको भी वो जान रहा है। तो उस पर्याय में मान लो उसने उस कर्म को जाना, कौन से वे कर्म जीव ने जो ग्रहण किया था उस कर्म को जाना, लेकिन अब यहां भाव के माध्यम से जान रहा है कि किस भाव से उसने वो कर्म को बांधा था, किस कारण से उसको वो कर्म बंधा, उस विषय को भी जान रहा है। तो ये कहलाता है उसका भाव। एक जगह द्रव्य, दूसरी जगह भाव, ठीक है दीदी। हाँ हाँ, यानी द्रव्य और भाव और उसका विषय, यानी विस्तृत बिल्कुल विषय उसका, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ऐसा ही ना। यू समझ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और ठीक भैया है, जी एक द्वि बोलो। रूप वर्ग धारा का मतलब क्या, यानी अर्थ क्या। द्विरूप वर्ग धारा, देखो ये अलौकिक गणित का विषय है। इसका अर्थ जो है वह होता है मतलब उसी रूप जो वर्ग धारा बढ़ती हुई जा रही है को बोलते हैं द्विरूप वर्ग धारा। जैसे दो 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 से बढ़ती हुई गई है आगे, तो ऐसे ये अलौकिक गणित के सब विषय है। उन उसमें अभी आप मत जाना, अभी सामान्य रूप से आप समझिए, ये सब अलौकिक गणित के विषय होते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, धन्यवाद हाँ भैया जी। जी जी। हाँ नीलम दीदी जी आप बोलिए। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। भैया जय जी, जने। ये जो 425 नंबर की गाथा में जो देशावधि के भेद तेजस शरीर को विषय करता है, तो जो यहाँ पर आया था असंख्यात द्वीप समुद्र बरोबर, मतलब उसके हिसाब से होगा क्या, वही लेंगे ना ना ना, असंख्यात द्वीप। असंख्यात द्वीप समुद्र उसका क्षेत्र होगा। वो अच्छा। तो द्रव्य के रूप में कहां तक जानेगा, तो द्रव्य के रूप में वहां तक जानेगा वो तिर्यंच जहां तक उस तेजस वर्गना का प्रारंभ हो गया था। तो सबसे पहला जो देशावधि अन्य था वो किसको जानता था, औदारिक शरीर की वर्गना को जानता था।
फिर हम नीचे 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 आए थे, याद हो आपको, तो कार्बन वर्गना प्रारंभ होने के पहले तक तेजस वर्गना विश्र सोपचे सहित, फिर तेजस वर्गना विश्र सोपचे रहित, फिर भाषा वर्गना, फिर मनोवर्गना, ऐसा विषय नीचे नीचे आ रहा था ना वो। तो जहां तक वो तेजस वर्गना को जानता है, तिर्यंक का अवधि ज्ञान वहीं तक जानेगा, उस द्रव्य को वहीं तक जानेगा। क्षेत्र जो है वो असंख्यात द्वीप समुद्र उसका होगा, काल जो है वो असंख्यात वर्ष होगा, ऐसा बता रहे हैं। हाँ, और भैया जी जैसे ये जो जघन्य देशावधि है वो संयम असंयम दोनों प्रकार के मनुष्यों का लिखा है 374 नंबर की गाथा में। हम्म। और तो लिखा है फिर तथा देश संयमी संयमाशयम त्रियंचों के होता है। तो मतलब जो त्रियंच जब मतलब पांचवें गुण स्थानवर्ती त्रियंच होगा तो उसका जघन्य देशावधि होगा, और वो अगर संयमी नहीं होगा तो त्रियंच को नहीं होगा, ऐसा है। नहीं, देखो, ये बता रहे हैं जो तिर्यंच होगा वो अवधि ज्ञान प्राप्त जो उसको हो गया, तो तिर्यंच का जो अवधि ज्ञान है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो असंयमी होगा उसको जघन्य हम्म, रूप में होगा, संयमी हो तो उसका बढ़ता हुआ जाएगा। लेकिन बढ़ता हुआ भी होगा तो कितना होगा, वो मात्र तेजस वर्गना तक ही जानेगा, उससे आगे नहीं होगा तिर्यंचों को। त्रियंच, ओके। ये यहाँ पर समझा रहे हैं। जी जी भैया, धन्यवाद। मनुष्य जो होगा, मनुष्य वहां से लेकर सर्वावधि तक सभी। संपूर्ण जानेगा, उसको जी कोई दिक्कत नहीं, तिर्यंच की मर्यादा बस वहीं तक, उससे आगे वो नहीं जानेगा। जैसे संयम में तिर्यंचों की मर्यादा है पांचवा गुण स्थान, वो संयमासम, उससे आगे वो जा ही नहीं सकते हैं। ऐसे अवधि ज्ञान की भी उनकी मर्यादा बनाई, इस ज्ञान से अवधि ज्ञान उनका ज्यादा नहीं हो सकता है। भैया जी एक चीज और पूछना था। जैसे हाँ। अवधि ज्ञान जब देवों को होता है, ऊपर वाले देवों हम्म। को मानो, हम्म। तो वो हम्म। आगे के ऊपर जैसे 16 सर्ग के ऐसा तक जान सकते हैं वो? मतलब जैसे नीचे का देखो, तो जानते ही जानते हैं, पर ऊपर में नहीं नहीं, कितना जान सकते हैं? नीचे का भी सब सबका नहीं जानते हैं। अब उसकी जो मर्यादा है वही यहाँ पर प्रारंभ हुई है, वो कल की कक्षा में आएगी। देखो, यहाँ पर देखो 430 नंबर के इसमें सौधर्म, 430 नंबर स्क्रीन पे लिया, सौधर्म ईशान वाले देव अवधि से प्रथम नरक के पृथ्वी तक देखते हैं, सानत कुमार महेंद्र दूसरी पृथ्वी तक देखते हैं, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट वाले तीसरी पृथ्वी तक देखते हैं, शुक्र महाशुक्र शतार सहस्र वाले चौथी पृथ्वी तक देखते हैं। ऐसे नीचे का भी प्रमाण है और ऊपर का भी प्रमाण है, अभी इसमें आएगा, उतनी ही उनकी मर्यादा हाँ, होगी, उससे ऊपर वो नहीं जाएंगे, उससे नीचे भी नहीं जाएंगे वो। अच्छा, ठीक है ठीक भैया है। जी, धन्यवाद जी हाँ भैया हाँ, जी, धन्यवाद। वो आएगा कल की कक्षा में। बहुत सारे देव है कि अपना जहां पर स्वर्ग है बस उतना है, उससे ऊपर नहीं। फिर कुछ एकाद ऊपर, लेकिन नीचे कहाँ तक है वो सारा वर्णन इसमें देंगे, कल तक आपका ये विषय क्लियर हो जाएगा दीदी। जी भैया जी। ठीक है। जी हाँ हाँ। पारुल दीदी जी, बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया मैं जो उन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा द्विरूप वर्ग धारा का, तो मैं थोड़ा सा हम्म। ये बता, मैं ऐसा समझी हूँ कि द्विरूप वर्ग धारा का मतलब है कि वर्ग, मतलब जो वर्ग में संख्या होती है, जैसे मान लीजिए हमने दो लिया तो 2 इंटू 2 4, फिर 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 16 256, 256 इंटू 256 65,536। फिर उसको किया क्योंकि उसमें लिखा है कि द्विरूप वर्ग धारा के छठे वर्ग का जितना प्रमाण है उसको इकट्ठी बोलते हैं, और उसमें से एक कम कर दे तो जितना प्रमाण आता है वो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान का प्रमाण होता है। तो ये क्या मैं सही समझी हूँ भैया जी? बिल्कुल सही समझे आप, बिल्कुल सही, सही विषय जी है, यही विषय है। लेकिन देखो, जी। अभी ये जो है सब नए हैं, इनको इतना मतलब लेंगे तो कहाँ तक जाएंगे, विषय कठिन हो जाएगा ना उनके लिए। नहीं नहीं, मतलब मैं आपने जो मैं विषय लिया है बराबर लिया है कि उतना गुनित 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 आगे जाना है, अर्धछेद जैसे आधा आधा करते हुए अंदर आना है, वैसे ये जो हाँ, है वह बढ़ाते बढ़ाते हुए वो आगे बढ़ता जाना है। एक ही डायरेक्शन में उसी हाँ सेम हाँ। नंबर से चला ये जाएगा ध्रुव आगे। ध्रुव संख्या उसको बोलते हैं, ध्रुव संख्या के माध्यम से ऊपर चलते जाना। ठीक है। अच्छा। जी भैया जी, हाँ। देखो, धन्यवाद भैया। ये जो हमने मतलब जब जीव समास हमारा समाप्त हुआ था, उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ अलौकिक गणित का विषय आया था पिछले वर्ष। तो वहां पर जो है अलौकिक गणित में बहुत सारे शब्द ऐसे आए थे अलौकिक के। तो वहां पर भी जो है पिछले वर्ष भी हमने क्या किया था उसको नहीं समझा था। अब इसमें ये द्विरूप वर्ग धारा
वर्ग धारा मतलब होता है उसके वर्ग वर्ग रूप आगे बढ़ना। एक होती है द्विरूप घन धारा, मतलब उसके घन घन रूप आगे बढ़ना, यह होती है द्विरूप घन धारा। फिर एक तीसरी होती है द्विरूप घन घन धारा, मतलब उसके घन को भी और घन 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 रूप करते हुए आगे बढ़ना, ये ऐसा होता है। तो उनको हमने उदाहरण दिया, दो गुणित दो गुणित दो गुणित करते चलो, बस इसलिए वो उतने में समझ गए। अब उसमें हम डीप जी में और जाएंगे तो बाकी लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे दीदी। नहीं, ठीक है भैया, ठीक है भैया, जय जी जी, जिनेन्द्र। जय जय। पूर्णिमा दीदी जी बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी जय हमें जय। 425 गाथा का जी ऊपर की लाइन का जी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कि तेजस शरीर का नहीं आ रहा जो आपने अभी बताया ना, अभी भी नहीं आया वो त्रियंचो का अवधि ज्ञान। ठीक है, देखो उत्कृष्ट। मैं आपको अभी एक सेकंड में आपको बता रहा हूँ। देखो अभी मैं नीचे नीचे ले रहा हूँ, एक सेकंड। 19 कांडक हम पढ़े थे, याद है? हाँ अब 19 कांडक में मैं आपको लेके चलता हूँ, एक मिनट। सभी लोग इस विषय को समझिए। जो 19 कांडक हमने पढ़े थे, उस 19 कांडकों में जो प्रमाण आया था, हाँ, ये 19 कांडकों को मैं ले रहा हूं अभी। आप लोगों ने जो 19 कांडक यहाँ पर पढ़े थे, तो वहां पर ये बताया था कि जो प्रत्येक कांडक में विषय जो है वो कैसे कैसे होता है। तो प्रत्येक कांडक का वर्णन वहां पर हमारे लिए बताया गया था। तो पहला जो कांडक था, उस ये कौन, आप म्यूट कर लीजिए दीदी अभी। ठीक है। हाँ हाँ, देखो पहला कांडक जो आया था, पहले कांडक का बताया था क्षेत्र घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण, और द्वितीय कांडक का बताया था घनांगुल, तीसरे कांडक का बताया था पृथक तो घनांगुल, चौथे कांडक का एक हाथ, पांचवें कांडक का एक कोस, छठे कांडक का एक योजन और सातवें कांडक का 25 योजन, ऐसा यहाँ पर वर्णन हुआ था। फिर जो ऐसा वर्णन करते करते 13वें कांडक का वर्णन आया था, तो 13वें कांडक में यह बताया था कि क्षेत्र जो है वो असंख्यात द्वीप समुद्र है, लेकिन द्रव्य कितना जानता है, तो वहां पर बताया था विश्व सोपचय सहित तेजस शरीर। 14वें कांडक में बताया था विश्व सोपचय रहित कार्मन शरीर। 15वें कांड में बताया था विश्व सोपचय रहित तेजस वर्गना। तो ये जो 15वां कांडक होता है देशावधि का, वहां तक ही यंच का अवधि ज्ञान जानता है, उसके ऊपर नहीं, ये यहाँ पर बता रहे हैं। मतलब अच्छा जो 15वें कांडक का भेद आएगा ना देशावधि का, वहीं तक वो जानेगा, उससे ऊपर नहीं जानेगा। ठीक है। ठीक है। और भैया जी जैसे एक बात और अक्षरात्मक सभी को का बता रहा हूँ। स्थान दो दो है, बोलो। वही लिखेंगे। हाँ, अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान का स्थान दो। अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान जो है वह संख्यात होता है, और वह जो है मतलब संख्यात वृद्धि, गुण वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि रूप होता है। तो दो स्थान उसको मानने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आप ठीक है। संख्यात भी लिखेंगे तो आपको पूर्ण मार्क मिलेंगे, क्योंकि ग्रंथ ना लिखा हुआ है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। जय जी। एक और सबको निवेदन कर रहा हूं, अभी मैं आपको आज नहीं कल सुबह जो है ये जो अलौकिक गणित के कुछ विषय है, ये अर्धछेद, अर्धछेद किसको कहते हैं, फिर ये मतलब द्विरूप वर्ग धारा किसको कहते हैं, त्रिरूप वर्ग धारा किसको कहते हैं, वर्ग शलाका किसको कहते हैं, इस विषय में एक पीडीएफ भेजता हूं। तो आप जो है इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। विषय थोड़ा सा कठिन है, लेकिन एक मतलब आपको थोड़ा सा एक विषय तो समझ में आएगा कि ये क्यों लिखा है ऐसा। तो जितना भी होगा उसमें जो है ये विषय शुरू होता है जो सर्वधारा से लेकर, तो वो जो है संख्याओं के जो विशेष धाराएं होती है, वो 14 प्रकार की धाराएं होती है। सर्वधारा, समधारा, विषम धारा आदि उसमें निकाली हुई है। तो उसमें 12वें नंबर पे आती है द्विरूप वर्ग धारा, 13वें नंबर पे आती है द्विरूप
घन धारा, फिर 14वें रूप पे आती है द्विरूप घनाघन धारा। ऐसी ये 14 धाराएं जो है वो होती है गणित की। तो वो कितना कितना आगे आगे बढ़ना है वो ऐसा उसमें लिया हुआ है। तो वो सारा एक बार आप देख लेना। उसके बाद वर्ग शलाका का वर्णन आता है, फिर अर्धछेद। अर्धछेद मतलब होता है लॉग टू। ये गणित के भाषा में आपको जैसे बोलते हैं, निधि दीदी ने इसके पहले बोला कि मतलब जो गणित वाले उनको उन्होंने बोला तो बराबर है। लॉग टू मतलब दो से उसको भाग भाग देते हुए चलना है, मतलब अर्धछेद में आधा भाग करना है, दो से भाग देना पड़ेगा। तो ये लॉग टू होता है। तो वो जो होता है वो अर्धछेद किस तरह से होता है, फिर अर्धछेद राशि हमको कैसे प्राप्त होती है, विवक्षित राशि किसको कहते हैं, ये जो बताया है। तो ये सारे विषय जो है आपको थोड़ा सा मैं एक बार भेजता हूँ जो अलौकिक गणित के है, इसको एक बार आप देख लेना। वो याद नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सामान्य जो शब्द है जो बार बार हमारे ग्रंथ में आएंगे तो वहां पर आप उस शब्द को समझ सकते हैं। फिर उसमें पल्य, सागर, सुच्चांगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, जगत श्रेणी, जगत प्रतर, जगत घन, ऐसे 8 प्रकार के जो है वो उपमा मान भी आएंगे। इन उपमा मान के विषय में भी आप उस पीडीएफ में थोड़ा सा देख लेना, जिसके माध्यम से जो भी आगे गणित के आएंगे तो उसमें वो शब्द आने के बाद आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ये किसके शब्द है। तो वो सुच्चांगुल, प्रतरांगुल आदि वो जो शब्द है उसकी भी व्याख्या आपको मैं पीडीएफ के माध्यम से भेजता हूँ। वो अलौकिक गणित में है, वो अलौकिक गणित के माध्यम से, और वहां पे कुछ गणित दिए भी होंगे उदाहरण के अनुसार उस पीडीएफ में। तो आप देख लेना जितना समझ में आए। वो समझने के लिए बस एक बार आप सुन लेना, बस पढ़ लेना उसको, बाकी कुछ नहीं। हाँ, लक्ष्मी दीदी जी जैन बोलिए। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय भैया जी, जिनेन्द्र। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं गुण स्थान में लगाकर एक बार पूछ लूं क्या? बोलो ना, बोलो। जैसे जैसे है ना, ये जैसे लिखा है कि तिर्यंचों के अवधि ज्ञान जगन्य देशावधि से लेकर उत्कृष्ट की अपेक्षा उस भेद पर्यंत होता है जो कि देशावधि का भेद तेजस शरीर का विषय करता है ना। तो भैया जी, हम्म जैसे देशावधि का अपन ने जाना, वो तिर्यंचों के संयत और असंयत दोनों को होता है। हम्म। तो चौथा और पांचवा गुणस्थान दोनों अवधि ज्ञान में आएगा। बराबर। तो चौथे और पांचवे गुणस्थान वर्ती जो तिर्यंच होंगे, उनका जो हम्म। देशावधि का ज्ञान होगा, वो तेजस शरीर को, जो अपन ने कांडक में समझा था ना भैया जी, जैसे हाँ, एक 13वें से कांडक तक, हाँ। 13वें कांड तक, और फिर इसमें 14वां बताया था विश्व सोप चय सहित तेजस शरीर, हम्म वहां तक मतलब सहित भी लिया अपन ने, तो 14वें कांडक तक उसने जाना। फिर हम्म। विश्व शौच चय सहित कार्बन शरीर बीच में आ गया, फिर वापस से विश्व शौच चय रहित तेजस का वरगड़ा। तो वहां पे हम्म। वरगड़ा है और वहां पे सही थे। तो ये 14 और 15वें में क्या डिफरेंस? फिर अपन इसको समझेंगे, मतलब 14वें और 16वें में। और पहली देखो, बात वो तो वो ये। ये दे रहे कि तेजस वर्गना जहां तक है, अगर कार्बन वर्गना उनको देते ना तो कार्बन शब्द ही वो दे देते, लेकिन कार्बन नहीं लेना है। तो तेजस वर्गना का विषय जहां तक आ गया है वहीं तक उसको वो जानेंगे। तो ये चौथे और पांचवे गुण स्थान वर्ती जो तिर्यंची, जो संयत और असंयत दोनों हैं, हाँ वो हाँ। वो 16वें कांडक तक के, मतलब कांडक का मतलब तो ये हुआ ना, असंख्यात असंख्यात वर्गणाएं। कांडक जब का मतलब कांडक क्या का मतलब वो समझे? नहीं, कांडक का मतलब ये हुआ कि वो जो अवधिक ज्ञान है वो बढ़ता बढ़ता हम उसको कैसे बढ़ा रहे हैं, वो कितने रूप में बढ़ेगा। तो 19 कांडक के रूप में वो बढ़ेगा, ये बताया था। तो नहीं 19 तो कांडक मेन कहाँ ये, तक लगाया हमने, देशावधि के जितने भी हमारे ध्रुवहार आए थे उस ध्रुवहार में उन 19 कांडकों को घटाया था। तो कांडक का मतलब मेन किसको लेंगे? जैसे अपन ने असंख्यात को लेंगे, या कांडक मतलब क्या चीज है? कांडक की कोई नहीं उपमा नहीं तो नहीं, होगी ना भैया? कांडक मतलब एक प्रकार का ही वर्णन जहां तक चल रहा है। मतलब जो औदारिक शरीर की वर्गना विसर्जोपचय सहित है वो कांडक का पहला भाग आया। मतलब जघन देशावधि का जो पहला विषय है वो कांडक पहला। अब वो कब तक चलेगा पहला कांडक, जब तक कि वो औदारिक वर्गना विसर्जोपचय सहित जान रहा है। जब वो औदारिक वर्गनाओं को विसर्जोपचय रहित जानेगा तो पहला कांडक खत्म हो जाएगा। तो वो तो कांडक वो मतलब ध्यान एक समान वर्णन तक चल रहा है, हम्म। समान रूप से वर्णन जहां तक चल रहा है उसको बोलते हैं एक कांडक। इस तरह से समझना।
तो जैसे चौथे गुण स्थान वर्ती या पांचवें गुण स्थान की तिर्यंच ने जाना, मतलब तो हम्म 16 कांडक तक उसको जाना। तो 16 हम्म। कांडक में भी उसने असंख्यात, फिर असंख्यात के भी असंख्यात, फिर असंख्यात के भी असंख्यात, या संख्यात संख्यात चलेंगे फिर उसमें। हाँ हाँ, यूं समझना। क्या समझे भैया जी? नहीं, ये नहीं, कैसे समझे? अरे आप जैसे अब ऐसे कैसे, देखो एक सुनो मेरी बात। अभी हमने आपको क्या हम्म बताया, 19 कांडक है, ठीक है। अब 19 कांडकों में जो पहले 13 कांडक है, उस 13 कांडक तक को वह जीव जान रहा है। 13 कांडक तक तो क्यों जान रहा है? क्योंकि 13वें कांडक में तेजस शरीर है, ठीक है। फिर 14 कांडक में कार्बन शरीर है, और 15वें कांडक में तेजस वर्गना पुनः दी है। तो यहाँ पर विषय उन्होंने क्या लिया है? यहाँ पर विषय लिया है जो अवधिज्ञान तिर्यंचों का जानता है, वह कहाँ तक जानेगा? तो वो लिया उन्होंने तेजस वर्गना तक, बराबर। हाँ, कहाँ तक लिया? तेजस वर्गना तक। तेजस वर्गना मतलब तक वो तो सर। अवधिक ज्ञान जो है वो 15वें कांडक तक जानेगा, तिर्यंच वाला। उससे आगे के भाग को वो नहीं जानेगा। तो तो 16वें तक आ देश रही है ना उसमें तो भैया जी, विश्व 16वें कैसे आ विश्व रहे हैं? शौक, विश्व शौक जय रहित तेजस वर्गणा। नहीं, सो 16वें में आएगी भाषा वर्गना, भैया 17वें जी में मेरे पास आएगी मनोवर्गना। भाषा वर्गणा 17वां में है मेरे पास, जो है ना इसकी एक बुक है, उसमें पूरा कांडक का पूरा टेबल बना हुआ है, उसमें रेखा चित्र तालिका करके, उसमें मैं समझ अच्छा रही अच्छा, हूँ इस ठीक है चीज ना। को। उसमें आप देख तो लेना, उसमें आप देख, हाँ, यहाँ पर जो मतलब गोमटसार जीवकांड पंडित रतनचंद जी मुख्तार साहब का है, इसमें उन्होंने दिया है 15वें कांडक में ही तेजस वर्गना दी है, विसर्ग सोपचे रहित। तो जो भी समझो, देखो आपके ग्रंथ में वो लिखा है, तो उसमें जहां तक वो तेजस वर्गना जान रहा है, वहीं तक वो तिर्यंचों का अवधिज्ञान होगा, उससे आगे नहीं। ये बता रहे बस। भैया जी इसको एक अब वहां टेबल से पर कुछ क्षेत्र जो कैलकुलेशन है वो करके। असंख्यात द्वीप, क्षेत्र जो है हाँ उसका वो तो असंख्यात द्वीप कैपिटल, होगा, और काल उसका असंख्यात असंख्यात वर्ष समुद्र है। होगा। हाँ, असंख्यात वर्ष है, वही है। हाँ, वो तो सब सही ठीक है, है ना। उत्तरोत्तर असंख्यात गुणा अधिक हो रहा है वो हम्म, काल, काल असंख्यात। बराबर। पर वो थोड़ा सा द्रव्य का ही समझ में नहीं आ रहा था कि वो मतलब वो वर्गणाओं को किस तरीके से जानेगा, कार्बन वर्गणाओं को, मतलब द्रव्य। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि कम होता जा रहा है, द्रव्य कम होता जा रहा है, और यहाँ पे फिर कम कहाँ हो रहा है भैया जी? वो तो द्रव्य तो अरे सबसे देखो, तेजस शरीर जो है वो बड़ा गया, कार्बन शरीर उससे छोटा हो। अब तेजस शरीर बना तेजस वर्गनाओं से, तो वर्गना उससे और छोटी हो गई। अब जो शरीर बना, तब आत्मा को बोलने की बात आती है, तो बोलना कहाँ से शुरू हुआ? वो भाषा वर्गना से। भाषा वर्गना और छोटी हो गई, उससे और छोटी हो गई मनोवर्गना। मनोवर्गना से भी छोटी हो गई कार्बन वर्गना। क्योंकि हम पढ़े थे ना, सूक्ष्म सूक्ष्म, जो आगे हाँ आगे हाँ, क्या शरीर है, सूक्ष्म तत्वार सूक्ष्म सूत्र है। वाला सूत्र। अच्छा अच्छा भैया जी, वो तत्वार तो, सूत्र वाला सूत्र तो लगा। बिल्कुल सूक्ष्म सूक्ष्म जो है, तो आगे का शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म होता जाएगा, ये हाँ, समझना लास्ट उसमें आप। वाला कार्बन वर्गना जो आएगी उसमें वो सूक्ष्म सूक्ष्म होता कार्बन चला वर्गना सूक्ष्म जाएगा। हुई क्या नहीं हुई, बोलो मुझे। हाँ हाँ भैया जी, ठीक है ठीक हाँ, है, ये बात तो ठीक है ना। समझ में आई। हाँ, पर वो भी सूक्ष्म होते हुए भी उसके असंख्यात चीजों को जानेगा ना, कर्म मतलब कार्बन वर्ग मतलब कर्म के जो भाव थे, जो उसके थे मन में, जो आत्मा में, जो चौथे और तो पांचवा गुण वो देखो, स्थान में। ये तो असंख्यात ही चल रहे हैं, असंख्यात ही उसके चल रहे हैं, तो असंख्यात ही होंगे ना वो। कार्बन वर्गनाएं हम्म कितनी? कार्बन वर्गना एक दो थोड़ी है, अनंतानंत कार्बन वर्गनाओं हमारी शरीर पर भरी, मतलब आत्मा पर भरी हुई है। उन सभी वर्गनाओं हम्म। को वो जानता है, तो ये वो तिरंज जैसे असंख्यात को गाय जान। है, जैसे हम्म। गाय है, एक तिरंज है, जैसे गाय संयमी है, तो वो जान रही है इस चीज को यूं। देखो, गाय संयमी है, लेकिन उस गाय को अवधि ज्ञान है क्या नहीं है हमको मालूम नहीं है। और वो गाय अच्छा, संयमी है क्या नहीं, हम कैसे बता सकते हैं? तो ऐसा कोई एग्जाम्पल है क्या जो जिससे जल्दी ना, से समझ में आ जाए? आप तो गाय की बात कर रहे हो। मतलब देखो, उदाहरण को उदाहरण के तौर पर लेना। कोई मुनि हम्म महाराज जी हमको दिख रहे हैं, पीछे हम्म कमंडल ऊपर से, लेकिन अंतरंग में संयम है कि नहीं हमको क्या मालूम। हम्म। कुछ कुछ आजकल ऐसे हम्म भी साधु घूमते हैं कि भाई चलो आहार करने के लिए। अभी हमारे में एक व्यक्ति पकड़ा गया, वो पीछे कमंडल लेके घूमता था नग्न होके।
और बस एक दो महीने भ्रमण कर लिया, फिर वापस आके कपड़े पहन लिया, अपनी दुकान चलाया। अब वो व्यक्ति अन्य समाज का है, लेकिन अब अपने लोग तो भाई है ना भाई, चलो साधु आ गए, साधु आ गए, उनको तो मान रहे हैं। तो पीछे कमंडल हम बाह्य देख रहे हैं, अंतरंग में उनके क्या भाव है या क्या गुणस्थान है हमको नहीं मालूम। पर भैया जी शास्त्र में तो एक भी उदाहरण ही नहीं है कि किसी तिर्यंच ने अवधि ज्ञान से देखा कि उसने ये जान लिया किसी चीज को, या ऐसा सारे कुछ, ऐसा शास्त्र तो हमने पढ़ लिए क्या? नहीं पढ़े तो नहीं, पर इस कुछ तो नहीं देखो, लॉजिक होना चाहिए ना भैया जी। ना ना ना, लॉजिक है ना। आप स्वयंभू रमन समुद्र के महामत्स्य के विषय में पढ़ो। वो हम्म। अंतिम समय अपना जानकर संयम को धारण कर लेते हैं। अब अंतिम समय हम्म। उन्होंने कैसे जाना? हम्म। कहीं ना कहीं तो उनको अभी कुछ ज्ञान होगा ना। हम्म। ठीक है, उसके बाद वो बहुत सारी बातें, वो स्वयंभू रमन समुद्र के महामत्स्य के विषय में आप समझोगे तो तिर्यंच के विषय में बहुत सारी बात पढ़ने को मिलेगी। इसके आपको दो तीन हाँ। उदाहरण और मैं दूं। थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन है, ऐसा नहीं बोलो कि नहीं है। इतना हाँ, ही, मतलब इस अवधि चीज ज्ञान की को। बात तो दूर सुनो। हमारे महाराष्ट्र में 2001 में या समझो 1999 या 2000 में बहुत बड़ा भूकंप आया था लातूर में। तो उस गांव की जितनी गायें हैं, भूकंप सुबह सुबह के समय हुआ था, तो उस गांव की गाय जो है वो 4 बजे ही उस गांव के भाग गई थी। अब कहां से जाना अच्छा। उन्होंने? अब हम ये नहीं हम्म। कह रहे कि उनको अवधिक ज्ञान है, भाई उनको निमित्त ज्ञान तो प्राणियों को, मुक्त प्राणियों को हम्म। होता है। लेकिन उनकी हम्म। मौत उस दिन लिखी थी, तो वो गाय दौड़ते दौड़ती आई भी तो कहाँ, ट्रेन के पटरी पर। और उसके हम्म। बाद ट्रेन आ गई तो कुछ बची, लेकिन कुछ चली गई। तो जिसका उस समय मौत लिखी थी, वो उनकी मौत तो हो ही गई है। मतलब एक उदाहरण दे हम्म। रहा हूं आपको, तो ऐसे प्राणियों को मतलब होता है। जो भी देखा, जैसे बारिश में गड्ढे वड्ढे भर जाते हैं तो जैसे सांप बिच्छू नेवला उनको पता चलता है कि अब बहुत पानी आ जाएगा, हम यहाँ पे नहीं रह पाएंगे, तो हम बाहर निकल जाते हैं, वो तो वो भी उनको ज्ञान ही हुआ ना कुछ। देखो ज्ञान तो है ही, लेकिन वो अवधि ज्ञान है वो नहीं कहेंगे हम। वो देखो नहीं अवधि कहेंगे। ज्ञान कौन से तिर्यंच को बोल रहे हैं? पंचेंद्रिय, बिच्छू आदि की बात नहीं करेंगे, ठीक है। सांप आदि अच्छा। जो पंचेंद्रिय में है, उनकी बात वो अलग है। अब किसको होगा, हम्म। आगम में क्या उदाहरण है, उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है भैया जी, थोड़ा सा मैंने बहुत प्रैक्टिकल ज्यादा समझने वक्त की दे दिया कोशिश आपको, करी। हाँ। नहीं, जी वो जी, प्रैक्टिकल समझने की कोशिश कर रही थी भैया जी, इसलिए। कोई बात नहीं ना, कोई नहीं, देखो इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला ना। हाँ, पूर्णिमा दीदी जी बोलिए आप। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी, जय आपने जी। कांडक का अर्थ समूह बताया था, एक ही तरह का जो होता है ऐसा बताया था आपने पढ़ाते हाँ वक्त। ना, वही वही बोला ना फिर। हाँ, तो एक ही तो तरह का कांडक मतलब वही का। बताया ना कि जो औदारिक शरीर का एक ही विषय चल रहा है। तो जब तक औदारिक शरीर को विसर्ग सोपचय सहित वो जान रहा है, तो वो पहला ही कांडक रहेगा। अब विसर्ग सोपचय रहित को भी जानने लग गया तो दूसरा कांडक जाएगा, सॉरी औदारिक शरीर। पहला कांडक जो है औदारिक शरीर का होगा विसर्ग सोपचय सहित, दूसरा विसर्ग सोपचय रहित औदारिक शरीर। ऐसा जहां पर विषय परिवर्तित हो, कांडक परिवर्तित हो जाएगा। एक ही विषय का समूह जहां तक चल रहा है वो एक कांडक। हाँ, और भैया जी मैं यूं कह रही थी कि मैंने सुधा सागर भाग 4 पढ़ा था, तो वो मैंने हम्म। पढ़ लिया पूरा। आखिरी आखिरी में क्या 24 भगवान का पूरा वर्णन दिया हुआ उसके अंदर, पूरा हम्म। कंप्लीट। तो हम्म। उसके अंदर जो मैंने आपको शायद मैसेज कल पहुंचाया था, तो उसके अंदर क्या जो कल्याण की जो तिथियां है, तो मैंने पूरा हम्म। है ना, तो कैलेंडर में देख के मैंने पूरा, नया कैलेंडर है उसका, मैंने पूरा चार्ट बनाया कि चलो अपन हम्म। कल्याण की तिथि कभी दिया हुआ कभी पूछे, यूं करके मैंने बनाया चार्ट। फिर मैंने सुधा सागर हम्म। भाग 4 में मिला है, तो वो तिथियां वो नहीं मिल रही है, क्या करेंगे फिर, कौन सी सही माने? देखो वैसा नहीं, अभी आपको तिथियों के रूप में दो प्रमाण मिलेंगे। तो जैसे 24 तीर्थंकर जो पुराण होता है, मतलब हमारा जो उत्तर पुराण है, उसकी तिथियां और कुछ जो और ग्रंथ है उसकी तिथियां थोड़ी सी अंतर पड़ी है। तो दोनों को भी हमको प्रमाण मानना है, और दोनों को प्रमाण मान के ही चलना है। लेकिन उन ग्रंथों से इतने सूक्ष्म प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। उन ग्रंथों से जो है एक सामान्य रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। नहीं, गए साल आया था भैया जी, पद्म प्रभु भगवान का कौन सा कल्याण की तिथि पूछी थी, पूछते हर बार आता है। मैंने दो दो 2 बार आया कहाँ साल।
सप्तम वर्ष में? हाँ, गए साल आया था, उसके 2 साल पहले भी नहीं, एक पूछी बार थी आप तिथि। पेपर भेजिए, मुझे याद नहीं कि ऐसा कुछ आया हो प्रश्न, नहीं मुझे नहीं, एक बार एक भेजिए। बार आदिनाथ, एक बार आदिनाथ भगवान कल्याण पूछा था, एक बार पद्म भगवान का पूछा था यूं। क्योंकि इसमें तो अच्छा बहुत अच्छा। सारा कम से कम 40 पन्ने का दिया हुआ है। ठीक है दीदी, सब लोग डर सुधासागर भाग जाएंगे, 4 ऐसे में। प्रश्न आप देखो, ऐसे प्रश्न तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं, उसको देख लेंगे अपन। हम्म। नहीं नहीं, तिथि का भी पूछे तो कैसा क्या करना है इनके लिए। देखो तिथि का, यदि तिथि का पूछे तो जो उस पुस्तक में वही हमको लिखना पड़ेगा। तो गड़बड़ी ठीक है। हो जाएगी। ना ना, गड़बड़ नहीं, देखो ऐसा नहीं, आप भी डरो नहीं, सबको डराओ भी नहीं। ठीक है। नहीं नहीं। उसका और रिवीजन भैया हम जी, ले लेंगे, सुनो मेरी बात, उसका रिवीजन हम ले लेंगे। रिवीजन के समय आपको बताएंगे कि क्या क्या विषय आएगा, क्या क्या आपको लर्न करना है। ठीक है। और मैंने भैया जी वो भेजा था, आपने पढ़ा आज? वो नहीं सात देखा, मैंने देखा, सात सिर्फ देखा, पढ़ा नहीं, देखा, मैं पढ़ता हूँ ना हाँ, उसको। तो सात ये नए पे 7 मैंने स्थान बताया बताया, था। 7 किस विषय के भेजे वो? नहीं, 7 नए पे है ना अपने, जो 7 नए निगम नए संग्रह नए हाँ नहीं विभाग ठीक है ना, में। 7 नई के अनुसार वो सम्यक दर्शन का कुछ आप, जब मैंने देखा, सिर्फ नहीं, पढ़ा नहीं। वो उसको पढ़ता हूँ, जैसे इसमें है क्या वो, वेदनारिटी का इसमें विषय बताया। आने वाला है क्या वो? नहीं नहीं, वो तो आज कार्तिक ने पक्षा पढ़ रहे थे, उसमें पूछा था तो मैंने आपको पूछा दिया था। देखना, अच्छा है, अच्छा आप पढ़ना ये उसको। ठीक है, ठीक है, चलेगा। आरती दीदी जी जैन बोलो। जय किरण भैया जी। जैन। भैया जी, जो आपने अभी 425 नंबर अपन में अपनी गाथा पढ़ी है, इसमें लिखा है कि त्रियंच की अवधि ज्ञान और जगत देशावधि से लेकर उत्कृष्ट की अपेक्षा उस भेद पर्यंत होता है, जो कि देशावधि का भेद तेजस शरीर को विषय करता। तो ये तेजस शरीर को विषय करता, तो ये आगे के जो औदारिक वैक्रिय की इसको विषय नहीं करेगा क्या? औदारिक, वैक्रियक, आहारक और तेजस तक करेगा, उससे आगे नहीं करेगा। तो ये तिर्यंच का ही करेगा, और मनुष्य गति का जीव वो आगे। मनुष्य देखो, वो शरीर का करेगा ना, वो गति का थोड़ी बंधन बांध रहे भाई, तेजस का जहां तक है वहां तक करेगा। तो ये संयम और असंयमी दोनों करेंगे क्या? देखो, संयमी होगा उत्कृष्ट देशावधि करेगा, असंयमी वहां तक जाएगा ही नहीं ना। अच्छा हाँ, तेज शरीर तक वो जाएगा नहीं। ठीक है। और मनुष्य गति का इसमें लिखा है भैया जी, मनुष्य गति में अवधि ज्ञान जगन देशादि से लेकर उत्कृष्ट सर्वावधि तक जाएगा, तो ये तो पूरा जाएगा ना, पूरा ही कारण है। जाएगा ना, उत्कृष्ट सर्वाधि मतलब पूरा ही हो गया ना वो। ठीक ठीक है। ठीक है। ठीक है भैया। हाँ हाँ, कुमकुम जी जैन बोलो आप। अनम्यूट कीजिए कुमकुम जी जैन। जय भैया जी। हाँ बोलो जय जिनेन्द्र। भैया जी, 423 घाटा में यह है ना, द्रव्य और भाव के पदों की संख्या सदृश है। हाँ, ये सदृश मतलब यहाँ पे जो है दोनों की संख्या मतलब समान है। समान है, समान। तो मतलब द्रव्य तो मतलब एक ही, भाव तो मतलब ज्यादा होते हैं, द्रव्य कम होता है, तो समान कैसे हो जाएगी? देखो ऐसा नहीं, तो इस विषय में कल से 3-4 बार बताया कुमकुम दीदी जी। हाँ, ये चीज ना बोल रही है, कंफ्यूजन हो रहा है इसमें थोड़ा। नहीं कंफ्यूजन हम्म, मत करो, तो देखो, द्रव्य है, द्रव्य है, समझो एक चौक है बड़ा। हाँ जी। चौक समझते हैं आप, पेंसिल है, पेंसिल है, समझो ये हाँ हमारी हाँ, ठीक है, पेंसिल है। ठीक है। ठीक है, हाँ ये द्रव्य, अब ये जघन्य जो है, जघन्य अवधिज्ञान इस पेंसिल को जान रहा है। हाँ फिर जी। इस पेंसिल को अंदर जो ये लिखता है भाग, ये छोटा 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 करते 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 एकदम एक निप्त को जान रहा है। तो द्रव्य हाँ सूक्ष्म सूक्ष्म होता जाएगा, और हाँ जी। भाव जो है वो अवलि के असंख्यातवें भाग से बढ़ता हुआ जाएगा। वो गुणित हाँ, होगा, इधर घटता जाएगा, इधर गुणित होगा। ये बस तो वो तो दोनों खंडित की होएगा, ये संख्या बढ़ता जाएगा। समान रहेगी, दोनों की संख्या समान रहेगी, इतना बता मतलब रहे हैं। जितना, मतलब जितना वो मतलब कम होगा उतना ही वो ज्यादा होगा। वो बिल्कुल, अब सही बोल दिया आपने एक ही पंक्ति में, आपने आपका सही है। उत्तर दे दिया। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद भैया। जी।
इतना आज कर लेते। बुद्धि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसो की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंदे मानस ममास्तु देवी।